के गुलामों, आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारे कप्तान को छोड़ दो, नहीं तो खुदा की कसम पूरा पाकिस्तान को जाम कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान जल रहा है। जिस प्रकार से इमरान खान को कल इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से पूरे पाकिस्तान में धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। और क्या पाकिस्तान अब एक बार फिर से सैन्य शासन के लिए मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहा है? क्या जनरल मुनीर हुकूमत अपने हाथ में लेने की ठान चुके हैं? और जिस प्रकार से इमरान खान पर कार्रवाई की, बड़ा सवाल है कि क्या चैंपियन इमरान खान जेल के बाहर आ पाएगा या फिर जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह उनका भी काम तमाम आर्मी की तरफ से कर दिया जाएगा। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको आज समझना बहुत जरूरी है। खास मेहमान संजीव श्रीवास्तव आज सुबह सुबह मेरे साथ जुड़े हैं। बड़ा जरूरी समय मैंने उनसे लिया क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है दोस्तों, क्योंकि अगर सीमा पार सत्ता बदलती है, कुछ भी होता है तो उसका असर भारत पे पड़ता है। अगर पड़ोसी का घर जल रहा हो तो आप ये सोच के चुप नहीं बैठ सकते, सोच सकते हैं कि आंच मेरे घर तक नहीं आएगी, आंच आपके घर तक भी आ सकती है। तो सीधा संजीव जी के पास चलेंगे, उनसे तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। जी, गुड मॉर्निंग संजीव जी, शुक्रिया, थैंक यू एक बार फिर से इतनी सुबह सुबह समय देने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, और बहुत बहुत आपको भी शुक्रिया मेरे को इनवाइट करने के लिए एक बार फिर से आपके शो में। संजीव जी, देखिए मैं पाकिस्तान पे बात करना चाहता था क्योंकि कल रात जमकर पाकिस्तान में हंगामा होता रहा। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह पे मैं देख रहा था तो पीटीआई के कार्यकर्ता काफी एग्रेसिव थे। मैं शहबाज के एंगल पर बाद में आऊंगा सर, लेकिन जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई उसके बाद मुझे लगा कि शहबाज के खिलाफ पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेंगे, नाराजगी जताएंगे, लेकिन शहबाज से ज्यादा नाराजगी कल पीटीआई में, पाकिस्तान के अवाम में, आईएसआई और पाक आर्मी के लिए थी। यही कारण है कि लाहौर जो कोर कमांडर का घर है उसमें तोड़फोड़ की गई, रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर पर जबरदस्त हमला बोला गया। जी जी, देखिए पाकिस्तान की अवाम यदि इस बात को समझ रही है कि ये जो पूरी कवायद या जो पूरी साजिश है ये पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के द्वारा ही प्रायोजित है, तो मेरा राजेश जी ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये पाकिस्तान के भविष्य के लिए बेहतर संकेत है। और पाकिस्तान की जो सारी जो समस्याएं हैं उसका सबसे बड़ा और मूल कारण यह है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को अपने नियंत्रण में ले रखा है। पूरा जो सिस्टम है उनके कब्जे में है, और ये कब्जा यदि कम होता है, इसकी तरफ यदि वहां की आवाम जगती है और आवाम के अंदर इस बात का एहसास होता है कि हमारा जो वास्तविक जो सबसे बड़ी बाधा या सबसे बड़ा हमारा जो शत्रु है वो ये आर्मी और आईएसआई का कंट्रोल जो पाकिस्तान के ऊपर रहा है वो है, और जो सच्चाई है कि यही सबसे बड़ी बाधा है, तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि ये पाकिस्तान के लिए एक रे ऑफ होप है, एक आशा की किरण है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो लोगों के अंदर जो ये गुस्सा है वो कितना संकल्प में परिवर्तित होता है। इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लगातार इस बात को कहा है कि वो सड़कों पे आएंगे। उनके जो नेता हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये समय एक परिवर्तन का है, संकल्प को दिखाने का है, साहस को दिखाने का है। अब ये जो अपील्स की जा रही हैं और ये जो लोगों के अंदर एक असंतोष और गुस्सा है इस गिरफ्तारी के बाद, वो कितना मास मूवमेंट में बदलता है और वो मास मूवमेंट कितना सस्टेन करता है, आगे आने वाले समय में देखना बहुत ही जो है दिलचस्प होगा। लेकिन आर्मी और आईएसआई ही पाकिस्तान की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है, उसका जो कब्जा वहां के सिस्टम पे है, और उनको जो जैसे कहा जाता है कि स्टैब्लिशमेंट, तो एक डेमोक्रेसी में आर्मी और आईएसआई का इस तरीके का कब्जा करना उस डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये बेहद जो है दुखद स्थिति है, और ये कब्जा जितना जल्द कम हो उतना अच्छा है। ठीक है, एक चीज और संजीव जी जो समझना चाहूंगा, क्योंकि हम भी लगातार विदेशों पे नजर बना के रखते हैं, विपक्षी पार्टियों के नेताओं के ऊपर एक्शन होता है, लेकिन किसी पूर्व प्रधानमंत्री को इस प्रकार से कॉलर से पकड़ कर ले जाया जाए, इस प्रकार से उन्हें मारा जाए, शायद ऐसी चीजें होती नहीं है। और कल पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि जो कुछ हुआ
ये माफी के काबिल नहीं है। जी जी बिल्कुल, ये बेहद शर्मनाक मैं कहूंगा है किसी भी डेमोक्रेसी के जमहूरियत के इतने बड़े नेता को, जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, जो कि एक बेहद पॉपुलर शख्सियत है, सबसे अधिक पॉपुलर शख्सियत है, जनता में एक वाइड अपील है, उस बड़े नेता को इस तरीके से अपमानित करते हुए घसीट करके ले जाना, उसके ऊपर जो है अनेक तरीके के आरोप लगा करके 100 से भी ज्यादा केसेस डाल देना और उसको लगातार तरह तरह से हरास करना, परेशान करना, और उसके बाद उनके ऊपर जान के ऊपर भी हमले वगैरह कराने की साजिश रचना, जिसका कि इमरान खान ने जिक्र भी किया कि एक आईएसआई के ऑफिसर का नाम भी इन्होंने यहाँ तक ले लिया। तो ये इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान में जो सेना है और जो आर्मी और आईएसआई है, वो एक बेहद तानाशाही का तंत्र चला रही है। और ये जो तानाशाही का तंत्र है, जब वो पर्दे के पीछे जितना रह के चला सकती है चलाती है, लेकिन जब उसे लगता है कि अब उसकी जो पर्दे के पीछे की जो तानाशाही है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, तो फिर वो सामने आकर के इस तरीके का दमनात्मक रुख अख्तियार करती है। कल जो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है उसमें रेंजर्स का इस्तेमाल किया गया, और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि वहां बख्तरबंद गाड़ियां भी उसके आसपास मौजूद थी, ताकि किसी भी तरीके की स्थितियों में उन रेंजर्स को सपोर्ट किया जा सके। तो ये इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई वहां पे अपनी सत्ता के कंट्रोल को बनाए रखने के लिए इतनी ज्यादा आतुर है कि वो जरा भी किसी भी व्यक्ति को जो कि जमहूरियत का कोई बड़ा नेता हो उसको बर्दाश्त नहीं करती है। इमरान खान अनेक कारणों से राजेश जी वो बेहद पॉपुलर शख्सियत बनकर के उभरे थे। वो अपने स्वयं की उनकी तो पॉपुलैरिटी है ही, एक कैरिस्मेटिक फिगर है, एक बड़े क्रिकेटर रहे, उसके बाद राजनीति में भी आए, तो उनकी एक अपना पॉपुलैरिटी का बेस है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो पाकिस्तान के वर्तमान में हालात हैं, चाहे वो आर्थिक हालात आप देख लें तो वो कंगाली की कगार पे है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है, सुरक्षा संबंधी स्थितियां भी अच्छी नहीं है। वहां पर जनता के बीच में जो व्यापक असंतोष है, गुस्सा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनेक शर्तों की वजह से वहां पे जो टैक्सेस को बढ़ाना पड़ा है, सब्सिडीज को कम करना पड़ा है, उससे भी लोगों के अंदर गुस्सा है। तो ये जो गुस्सा है वो इमरान खान उसको अपने समर्थन के तौर पे कन्वर्ट कर पाने में सफल हो रहे थे, और इसके वजह से उनकी जो पॉपुलैरिटी है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। लेकिन इसके पीछे ये जो पूरी इमरान खान की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी थी, उसको अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन, एक इदारा जो उसको पसंद नहीं कर रहा था, वो था पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई। वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई जमहूरियत का नेता जी। लेकिन सवाल ये भी है ना कि आप पॉपुलर हो रहे थे तो सीधे तौर पे आप जो पाकिस्तान का भाग्य विधाता है इमरान, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, आप सीधे तौर पे उसे चैलेंज कर रहे थे। आप सीधे तौर पे पब्लिक के सामने कह रहे थे कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। तो क्या यही कारण है कि जनरल मुनीर ने, आईएसआई ने उन्हें ठिकाने लगाने का फैसला किया? जी जी, मैं आपने ये बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया राजेश जी। मैं ये मानता हूं कि इमरान खान ने अभी हाल के समय में जो कवायदे की हैं वो एक दुस्साहसी कवायदे कही जाएंगी। पाकिस्तान की जो कड़वी सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में आर्मी और आईएसआई का एक टोटल कंट्रोल है। चाहे वो वहां की सैनिक तो तंत्र उनका है ही उनके पास, वहां के जो आर्थिक तंत्र पर भी उनका कब्जा है। हम जानते हैं कि तमाम फाउंडेशंस के माध्यम से किस तरीके से वहां की आर्मी और आईएसआई एक बड़ा बिजनेस एम्पायर चलाती है। और उसके अलावा राजनीति में भी उनका जो हस्तक्षेप तो है, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, हर जगह जो है उनकी से होती है, सारे बड़े डिसीजंस आर्मी और आईएसआई लेती है। लेकिन ऐसी पावरफुल जो है इंस्टीट्यूशन को, एस्टेब्लिशमेंट को इस तरीके से जलसे के माध्यम से, पब्लिक रैलीज के माध्यम से, अपने ट्विटर के बयानों के माध्यम से चैलेंज करना, ये इमरान खान की एक बड़ी भारी जो है मैं कहूंगा चूक है, गलती है। लेकिन इमरान खान की जो सबसे बड़ी राजेश जी जो एक कमी रही, या कह सकते हैं उनका एक जो उनकी जो महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ रही थी कि वो पाकिस्तान की जो राजनीति की जो मूलभूत सच्चाइयां उसको भूल गए। इमरान खान को ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि वो 2018 में जब सत्ता में आए थे तो उसको वहां की आर्मी और आईएसआई ने ही सत्ता में बिठाया था। और यदि जनरल बाजवा का उन्हें सपोर्ट नहीं रहा होता, आईएसआई का सपोर्ट नहीं रहा होता, तो वो सत्ता में नहीं बैठ पाते। और उस समय हमने देखा था राजेश जी 2018 में कि किस तरीके से नवाज शरीफ को जेल भेजा गया करप्शन के आरोप में। उसके बाद अनेक विपक्षी नेताओं के ऊपर दमनात्मक कार्रवाइयां की गई, और इलेक्शंस में रिगिंग की भी खबरें आई। इलेक्शंस के खत्म होने के बाद इमरान खान को पूरा बहुमत नहीं मिला,
उसके बावजूद बाद जो अलायंस और पार्टनर्स की व्यवस्था करने की जो काम भी आर्मी और आईएसआई ने किया। तो ये जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री इमरान खान बन गए थे, उसको आर्मी और आईएसआई ने बुलाया था। पॉइंट रेज होता है, अगर मैं इमरान खान को देख रहा हूं और इमरान खान की रैलियां और उनके जो भाषण की हम बात कर रहे हैं, जिसे सीधे तौर पे वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, तो क्या हम इस तौर पे चीजों को नहीं देख सकते कि पाकिस्तान में दशकों के बाद किसी एक नेता ने इतना हिम्मत, इतना दम दिखाया कि जो सेना को बोल रहा हो कि आप बैरकों में जाइए, आपका काम बैरकों में रहना है, आप अपनी युद्ध की रणनीति बनाइए, राजनीति, विदेश नीति हमें चलाने दीजिए। जी, जी, ये निस्संदेह मैं इसको मानूंगा कि ये इमरान खान की एक बड़ा एक अकम्प्लिशमेंट है। उन्होंने जो अपना संकल्प दिखाया है, एक साहस जो दिखाया है, वो काबिले तारीफ है, उसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। आर्मी और आईएसआई के विरुद्ध अपनी जान की परवाह न किए बगैर इतने बड़े जो है पावरफुल और क्रूर तानाशाह जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके सामने खड़ा होना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य था और इमरान खान ने इसे किया है। और जाहिर है कि इसकी वजह से यदि वहां की जनता के अंदर इस तरीके का एक्सपोजर हुआ है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ही समस्याओं की जड़ है, तो ये इमरान खान की मैं कहूंगा बड़ी उपलब्धि है। और यदि इस उपलब्धि को वहां की आवाम अपने संकल्प और साहस को दिखाते हुए किसी बड़े परिवर्तन की तरफ ले जाती है, तो मुझे लगता है कि जब कभी भी आगे आने वाले समय में पाकिस्तान का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें इमरान खान के ये जो उनका जो कदम था आर्मी और आईएसआई को सीधा सीधा पब्लिक रैलीज के माध्यम से, जलसों के माध्यम से चैलेंज करने का, उसे बहुत ही सराहना मिलेगी। इतिहास में भी उनका नाम एक सराहनीय कार्य की तरफ देखा जाएगा। लेकिन राजेश जी, एक बात मैं और कहूंगा कि ये जो वर्तमान समय में जो वहां की जनता के अंदर जो गुस्सा दिख रहा है, उसके संबंध में पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने पहले से ही असेसमेंट किया होगा कि जब हम इस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे, इतने बड़े शख्सियत को, लीडर को गिरफ्तार करेंगे, तो फिर उनके जो समर्थक हैं उनमें किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए और जो भी आने वाले समय में वहां पे जो मूवमेंट चलेगा, उसके कौन कौन से लीडर्स होंगे, उनके ऊपर भी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई क्रैक डाउन कर सकती है। और यदि हालात कहीं काबू से बेकाबू हुए, तो वो फिर वो सैनिक शासन की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि वो अपना जो कंट्रोल है, जो अपना जो एक टोटल जो कब्जा है सिस्टम पे, उसको वो नहीं छोड़ना चाहते। ये बात बहुत स्पष्ट है। और इसके लिए उन्हें यदि सैनिक शासन भी करना पड़ा, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसकी तरफ आर्मी और आईएसआई बढ़ सकती है। पॉइंट पे आ रहा था, मार्शल लॉ के ऊपर ही आ रहा था संजीव जी। जब मार्शल लॉ, तब तक तो आप लगा सकते हैं कि जब लोग ये मान रहे हो कि पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्ट है, लेकिन जब पाकिस्तान की आवाम ये मान रही है कि हमारी सेना ही भ्रष्ट है, तो आप मार्शल लॉ कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि इस वक्त जब मैं पिछले 12-14 घंटे की तस्वीर देख रहा हूं, तो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आवाम आमने सामने है। शहबाज शरीफ और पीटीआई आमने सामने नहीं है। अगर आप रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर पे देख लीजिए, वहां पे जमकर तोड़फोड़ की गई है। जनरल मुनीर के खिलाफ नारे लग रहे हैं। लाहौर में कोर कमांडर के हेडक्वार्टर पे अटैक किया गया, तोड़फोड़ की गई और सीधे तौर पे यही कहा जा रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी है। तो दो चीजें वो समझना चाहूंगा कि क्या अब पाकिस्तान की आर्मी अगर मार्शल लॉ लगाती है, तो अपने ही लोगों के खिलाफ सूडान जैसा हरकत करेगी क्या? कुछ ऐसे हालात बनेंगे? ऐसे हालात बन सकते हैं। ऐसे जो सिविल वॉर जैसी स्थितियां पाकिस्तान में बन सकती हैं। क्योंकि राजेश जी, हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में रह रहे हैं। पाकिस्तान के लोग भी दुनिया भर के डेवलपमेंट से वाकिफ हैं, और वो भी चाहे वो इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो, तमाम जो इंफॉर्मेशन उनके पास आती रहती है, वो भी वो देख रहे हैं कि सीरिया में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है, अन्य जगहों पे क्या हो रहा है, किस तरह से लोग मास प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना में हमने देखा कि जीरो कोविड को लेकर के चाइना के लोग भी सड़कों पर उतर आए थे शी जिनपिंग के खिलाफ। तो ये जो दुनिया में बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, और जो मासेस हैं, आज की जो अवाम है, आज की अवाम में, अवाम जो है बहुत ही इन्फॉर्म्ड अवाम है, और उसको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान के जो ये वहां की जो आर्मी और आईएसआई है, वो क्रैक डाउन तो करने की तरफ बढ़ रही है,
लेकिन इसका कि वो कितना सफल होगी इसके ऊपर भी अभी एक सवालिया निशान है। यदि इसमें आवाम आमने सामने हो सकती है, ये कहना चाहेंगे आप? जी, ये अभी वर्तमान में जो प्रोटेस्ट दिख रहा है राजेश जी, उसमें एक तो ये है कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बड़ी संख्या में सपोर्टर्स हैं, जो उनके अपने पार्टी के लोग हैं, वो तो जाहिर है कि बहुत ही मोटिवेटेड होकर के, गुस्से में आकर के वो तरह तरीके के जो है अपने प्रोटेस्ट को दर्ज करा रहे हैं। और तमाम जो खबरें आ रही हैं, चाहे आगजनी की हो, चाहे वो कॉप्स कमांडर के घर पे जो अटैक करने का हो, या आर्मी हेडक्वार्टर पे रावलपिंडी में अटैक करने का हो, ये सारी जो उनके जो कोर सपोर्टर्स हैं, ये उनके द्वारा की गई जो है कार्रवाइयां दिखाई देती हैं। लेकिन जो वाइडर जो मासेस हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट या न्यूट्रल है मासेस है, उनके अंदर भी एक असंतोष है, रोष है, गुस्सा। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का भविष्य बेहतर बने, वहां पर आर्थिक हालात अच्छे हैं, वहां पर सामरिक हालात अच्छे हैं, वहां के लोगों का जीवन बेहतर बने। और जाहिर है कि वो लोग भी इस तरीके की अब बातों को समझ रहे हैं कि वहां की जो मूल जो समस्याओं का जो कारण है वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई। तो इसको क्रश करने के लिए, इसको दमित करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई अपना जो है दमन करेगी। लेकिन राजेश जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके इस डिस्कशन में मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने जो साजिश पाकिस्तान के सिस्टम पर कब्जा करने की रची, उसमें उसने अपने आप को इस तरीके से तैयार किया है कि वो पाकिस्तान को के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसको तो एक तरफ उन्होंने वीक रखा है, और ये अपनी इमेज को इस तरीके से उन्होंने बिल्डअप किया है कि जब कभी भी दयनीय हालात पाकिस्तान के अंदर होते हैं, पाकिस्तान में बहुत क्राइसिस की सिचुएशन होती है, तो ये आर्मी और आईएसआई अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करने में अभी तक सफल रही है कि जैसे कि वो पाकिस्तान की सेवियर हो, पाकिस्तान को वही एकमात्र इंस्टीट्यूशन बचा सकते हैं। यदि आप पाकिस्तान के कुछ लोगों से बात करें तो उनको ऐसा वो कहेंगे कि जी हमारा तो वजूद इसी वजह से है क्योंकि वहां आर्मी और आईएसआई ने हमें बचा लिया, जबकि सारी समस्याओं को उन्होंने ही खड़ा किया। और जब समस्याएं बढ़ जाती हैं तो वो अपने आप को ऐसे पेश करते हैं जैसे कि वो पाकिस्तान को बचाने आए हैं। और अभी वो यदि वो सैनिक शासन स्थापित करेंगे भी तो वो यही कहेंगे, जनरल मुनीर यही कहेंगे कि हम पाकिस्तान को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पाकिस्तान डूबने जा रहा था और डूबने को यही था कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो है सेना के खिलाफ है, तो जनरल मुनीर ये नहीं बोल सकते हैं कि हम आपको बचाने आए हैं। देखिए, ये पाकिस्तान के में अगर इस तरीके की बात जो डिबेट होगी तो उसमें आर्मी यदि अपना तर्क रखेगी तो ये कहेगी कि जो भी लोग इस तरीके का कार्य कर रहे हैं वो पीटीआई के लोग हैं, वो पीटीआई के समर्थक हैं। जो आम वाइडर मासेस हैं वो हमको मानते हैं, हमको चाहते हैं और चाहते हैं कि वो सैनिक शासन स्थापित कर ले और पाकिस्तान को बचा ले। तो ये जो टसल है, जो एक डिबेट है पाकिस्तान के अंदर, और उसमें जो आर्मी और आईएसआई अपनी तरफ से ये तर्क रखेगी कि ये जो हिंसा हो रही है, ये जो आगजनी हो रही है, जो रावलपिंडी और पेशावर में जो अटैक्स हुए हैं, ये पीटीआई के समर्थक कर रहे हैं, ये इमरान खान के समर्थक कर रहे हैं, ये इसका वाइडर मासेस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये इस तरह के तर्क रखे जाएंगे और ये तर्क को इस तरीके की बातों को रख करके और पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति को बहुत ही अनस्टेबल बता करके वहां पर वो मार्शल लॉ लागू कर सकते हैं। और मार्शल लॉ के संबंध में आप जानते हैं राजेश जी कि ये सर्टेन एरिया में भी लागू किया जा सकता है और पूरे देश में भी किया जा सकता है। तो ये पिछले 24 घंटे 12 घंटे चीजें भी ऐसी हैं। धारा 144 पूरे पाकिस्तान में लगा दी गई है, इंटरनेट सेवा पूरे पाकिस्तान में बंद कर दी गई है, यानी कि पाकिस्तान उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज और, मैं जब पाकिस्तान में हमारे पत्रकार सहयोगी हैं उनसे पूछ रहा था, दोस्त है हमारे अच्छे खासे, कि भाई शहबाज शरीफ कहाँ है, तो पता चला है कि शहबाज शरीफ तो पाकिस्तान में है नहीं। तो क्या ये जो आप मार्शल लॉ कह रहे हैं उसी तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ का पाकिस्तान से बाहर होना, इमरान खान का गिरफ्तार होना, क्या कुछ संकेत दे रहा है? जी, मुझे लगता है राजेश जी कि जो वर्तमान में हालात दिख रहे हैं उसमें आने वाले समय में पाकिस्तान सैनिक शासन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्शल लॉ वहां पर इम्पोज हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई है वो इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध है कि इमरान खान को सत्ता में वापसी नहीं करने देना है। और यदि आगे आने वाले समय में इलेक्शंस होते हैं तो उसमें इमरान खान की जो इतनी पॉपुलैरिटी ज्यादा है और इस तरीके के दमन के बाद तो उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। जैसे कि आपने देखा कि शेख रशीद किस तरीके से बात कर रहे थे
कि उनकी जो पॉपुलैरिटी अपने उच्चतम स्तर शिखर तक पहुंच जाएगी और ये आने वाले इलेक्शन में उनको जो है मैसिव मैंडेट मिल सकता है, जो कि आदमी व्यवसायी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो ये इलेक्शन को कैसे टालना है, इलेक्शन को किस तरीके से दूर रखना है, इमरान खान को किस तरीके से सत्ता में आने से रोकना है, उस तरह की कवायदों को करने की प्रक्रिया में वहां पर वो मार्शल लॉ लगा सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि यदि जनता के बीच में ये जो असंतोष है ये ज्यादा अगर दिखना शुरू हुआ, ज्यादा हमले आर्मी आईएसआई के ठिकानों पे, जो उनके ऑफिसेज पे अगर हुए, तो ये इसका आधार लेते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसे में हमें मार्शल लॉ लागू करना पड़ रहा है और ऐसे में वो ब्रूटल क्रैकडाउन भी कर सकते हैं। और ये जो पूरी स्थितियां हैं ये जाहिर है कि पाकिस्तान को गृह युद्ध की तरफ ले जाएंगी। एक बात और राजेश जी कहूंगा कि जब यदि कभी पाकिस्तान में सैनिक शासन की स्थिति बनती है तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय का क्या रिएक्शन होगा, वो भी एक महत्वपूर्ण एंगल है। और इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि पाकिस्तान में कोई सैनिक शासन स्थापित होता है, वहां पे डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं वहां की आर्मी आईएसआई के द्वारा, तो चाइना जैसा जो राष्ट्र है वो इस तरीके के मूव्स को सपोर्ट कर सकता है। और हमने देखा था कि चाइना किस तरीके से म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ था, आंग सान सू की सरकार को अपदस्थ करके वहां पर फिर से सैनिक शासन स्थापित कर दिया गया। उसी तरीके से दुनिया में कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां पे अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज ज्यादा है, रशिया में, बेलारूस में, ईरान जैसे राष्ट्र में, ये सारे जो है रिजीम्स इस तरीके के मूव्स को अपना बैकिंग दे सकती हैं। जाहिर है कि राष्ट्र जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज, कल अभी आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रिएक्शन आया है कि रूल ऑफ लॉ को सम्मान होना चाहिए, डेमोक्रेसी का सम्मान होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये इसके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का क्या रिएक्शन होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण एंगल होगा। और जी, बड़ा अहम सवाल था मेरा कि क्या इमरान खान का जो ये चैप्टर है वो अब क्लोज होने वाला है या इमरान खान बाउंस बैक करेंगे, जैसा कि वो कहते हैं कि इमरान खान एक प्लेयर है, जितना दबाओगे इमरान खान उतना ही बाहर निकल के आएगा। देखिए राजेश जी, इमरान खान का जो आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो उनका समय है वो बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण दिखाई देता है। उनके ऊपर अभी जो संकट तो आया ही है, 100 से भी ज्यादा के केसेस हैं, वो एक केस में जेल में भी अब चले गए हैं, लेकिन आने वाले समय में उनकी चुनौतियां और अधिक बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, वो किसी कीमत पे इतने बड़े पॉपुलर शख्सियत को वो स्वीकार नहीं करेंगे और उनको रेसिस्ट किया जाएगा, उनको तरह तरीके से हरास और परेशान करना, उनकी लोकप्रियता को किस तरह से कम किया जाए, उन्हें सत्ता में आने से कैसे रोका जाए, इसके लिए वो पूरा प्रयास वहां के वास्तविक हुक्मरान, वहां की आर्मी और आईएसआई करेगी। और ऐसे में उनका जो आने वाला समय है वो और अधिक कठिन हो सकता है। और अब ये देखना होगा कि उनके जो समर्थक हैं, जो कि जिनके लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपील भी की है कि उनके लिए सड़कों पे आने का समय है, संघर्ष और संकल्प और साहस को दिखाने का समय है। तो अब वो जो एक मोमेंट इस गिरफ्तारी के विरोध में जो खड़ा होगा, वो किस तरीके की करवट लेता है, कितना वो सफल होता है, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि इमरान खान का भविष्य कैसा है। लेकिन ये जो मूवमेंट अगर जो खड़ा करने की तैयारी चल रही है, इसको भी वहां की आर्मी और आईएसआई के द्वारा क्रैक डाउन किया जाएगा, उसे भी रोकने की कोशिश की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है वो एक काला इतिहास है। जब कभी भी कोई नेता, बड़ा नेता जेलों में गया है तो उसके साथ बहुत ही बुरा हश्र हुआ है, जैसे कि जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में आप जानते हैं कि उनको जब मार्शल लॉ जिया ने लगाया था और उसके बाद वो जेल में गए थे, तो वो फिर जेल से बाहर नहीं आ पाए, उनको फांसी के फंदे पे ही लटकना पड़ा। बेनजीर भुट्टो, उनकी जो बेटी, उनके साथ भी ऐसा ही हश्र हुआ था, कई अन्य नेताओं के ऊपर भी हमले हुए हैं। और पाकिस्तान का ये जो राजनीतिक जो इतिहास है वो बेहद काला इतिहास है। और इतिहास को भी ध्यान में रखते हुए वर्तमान में जो वहाँ की आर्मी और आईएसआई की जो का रुख है कि वो इमरान खान से भारी दबाव में है, इमरान खान को एक अपने लिए एक थ्रेट के तौर पे वो देख रहे हैं। तो ये जो आर्मी और आईएसआई के अंदर जो इमरान खान को लेकर के परसेप्शन है, उसकी वजह से इमरान खान की जो चुनौतियां हैं आने वाले समय में बहुत बढ़ सकती हैं और उनके अपने जीवन के ऊपर भी कोई संकट आ सकता है। तो मैं ये अवश्य कहूंगा कि उनका आने वाला समय जो है बेहद दुरूह दिखाई देता है, बेहद संकट में दिखाई देता है। और ये अब निर्भर करेगा कि वहां की आवाम जो उनके सपोर्टर्स हैं वो कितना संकल्प और साहस दिखाते हैं, उसी के आधार से उनका आने वाला भविष्य तय होगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद, खाना पड़ा, शुक्रिया। जी जी, जय हिंद सर, थैंक यू सर, थैंक यू संजीव जी। थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वेलकम।